हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आप इस सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। यू नो वेरी वेल कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल से, मतलब कि वहाँ पे भी हम लोग सोशल मीडिया पे भी वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं अवेलेबल है, बट यहाँ पे वहाँ पे हम लोग अपडेट्स के लिए अवेलेबल है। कि आप चाहो तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी हम लोग को क्या कर सकते हो, अभी व्हाट्सएप चैनल भी हम लोग ने बनाई है, तो व्हाट्सएप पे भी हम लोग क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे भी आपको आगे आगे जैसे जैसे एग्जाम डेज नजदीक आएगी, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सब चीज़ें आपको क्या मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज अपन जो पढ़ेंगे OCM, जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में, मतलब लास्ट सेशंस में, अगर जिन बच्चों ने वो वाला जो डिफरेंस बिटवीन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाला डिफरेंस बिटवीन नहीं देखा है तो प्लीज बच्चे लोग वो डिफरेंस बिटवीन जरूर से देख लीजिए। क्योंकि वो डिफरेंस बिटवीन खाली 5 मार्क के लिए नहीं है, वो आपको इनडायरेक्टली 10 से 12 से 15 मार्क के लिए हेल्प आउट कर सकता है आपके एग्जाम के लेके। तो जब भी मैं तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन पढ़ा रहा हूँ तो अभी ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। क्योंकि वो डिफरेंस बिटवीन आपको खाली डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, आपको वेरियस क्वेश्चंस के एंगल से क्या करना है, पढ़ना है। देखो, क्वेश्चंस घुमा सकते हैं बट आंसर नहीं हो सकता घुमा सकते, मतलब आंसर जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा दे उन लोग, आंसर सेम ही होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी डिफरेंट बिटवीन देख लिया। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज बच्चे लोग को वीडियोस जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 या 2 डिफरेंट बिटवीन भी आ गया, मतलब 5 से 10 मार्क का आपके पास लड्डू हाथ में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अपन डिटेल में जाएंगे। आप आज पढ़ेंगे, टारगेट करेंगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या करेंगे अपन कंप्लीट करेंगे। अभी मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तुम लोग को डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया व्हाट यू मीन बाय प्लानिंग और व्हाट यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। पूरा डिफरेंस बिटवीन अपन ने रट्टा मार लिया, मतलब मेरा एफर्ट्स वहां पे अभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शंस। वी हैव डिस्कस द वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन अ फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ा, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए हेनरी फ्योल का था। कि जहाँ पे अपन ने 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल पढ़ा। बाद में साइंटिफिक के अंदर टेलर भाई ने भी सर्टन प्रिंसिपल्स दिए थे 7 से 8, वो भी अपन ने पढ़ा। साइंटिफिक के बेस पे उससे टेक्निक भी दी थी टेलर ने कि क्या क्या टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, वो भी अपन ने पढ़ा था, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These principles are very important in managing the organization. While achieving the any objective, we need to go through the various functions of management. According to LALN, management is what the management does. मतलब management क्या है, जो management मैनेजर करना चाहता है वो होता है। This definition focuses on the role of the manager in the form of different functions. The functions of manager start with the planning and end with the controlling. मैनेजमेंट का देखो, अपन ने वो डिफरेंट वीडियो में भी देखा था कि मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है, पर एंड फंक्शन कौन सा होगा, कंट्रोलिंग होगा। कि जहां पे वो मेजर करेगा, क्या करेगा, मेजर मतलब चेक करेगा कि मैंने जो स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग का मतलब भी क्या था कि मैंने चेक करना है कि भाई मेरा स्टैंडर्ड, मैंने टारगेट रखा था 100 यूनिट बनने का, मेरा बना 80 यूनिट, तो ये जो 20 यूनिट क्यों नहीं बनी है, इज नथिंग बट कंट्रोलिंग। ठीक है, बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। वहां पे भी अपन ने डिफरेंट बिटवीन देखा था कि भाई ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, स्टाफिंग का आना का ऑर्गेनाइजिंग पे डिपेंडेंट है। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे क्या डिपेंडेंट है, और उसमें भी बाकी सब फंक्शंस किस पे डिपेंडेंट है, प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। क्योंकि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज, अगर वही प्लानिंग ही नहीं बनेगा तो आपके आगे प्रोसीजर होगी ही नहीं। दूसरा डेफिनेशन लिखा है, लूथर ग्लूलिक हैज गिवन द की वर्ड POSCOP for the management function, where the P stand for planning, O stand for organizing, S stand for staffing, D stand for directing, C stand for coordinating, O stand for दिया है इन लोग ने, अच्छा CO मतलब coordinating, R stand for is nothing but reporting and budgeting, मतलब nothing but इसको controlling बोल सकते हो, R and B को आप। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग इज फंक्शन आर समराइज इन द फंक्शंस कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग। जो मैं तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दो, ये दो फंक्शंस को, किसको, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग को, उसको समराइज कर दो तो कौन सा फंक्शन बन जाता है, उसको फंक्शन को क्या बोलेंगे आप, कंट्रोलिंग बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है भाई, आप वेल इन एडवांस में क्या करना है, कब करना है, कभी करना है, किसको करना है, इज नथिंग बट
प्लानिंग। मीनिंग planning is a basic functions of management, every functions of management is based on the planning। मतलब बाकी सब functions of management किस पे डिपेंडेंट है, प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। इसलिए क्लियरली बोला है कि एवरी फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, सभी फंक्शंस किस पे डिपेंडेंट है, प्लानिंग पे डिपेंडेंट होगा। इट इज इंक्लूडिंग द डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। मतलब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप एडवांस में क्या कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। आज सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मुझे पिकनिक जाना है, तो पिकनिक में वैसे उठ के चला जाऊंगा नहीं, मैं एडवांस में क्या करूंगा, प्लानिंग करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई भी डिसीजन लेना है वैसे हलवे में नहीं ले लेते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं लेते हैं। सर्टन प्लानिंग होते हैं, सर्टन मेजरमेंट होते हैं, सर्टन उन लोग की टेक्निक्स होती है, उसके बेस में उन लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। Planning is an intellectual process of the logic, thinking and rational decision making. In short, planning is a detailed program of the future course of action. Next, importance of planning देखते हैं। It is a fundamental function which gives the outline about where to go, how to go and reduce the risks of the uncertain future with the help of the forecasting. The importance of the planning is as follow। देखो प्लानिंग का फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में कोई रिस्क, देखो आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्यों करती हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्यूचर में जो देखो रिस्क जो होता है वो अनसर्टन होता है, मालूम नहीं होता है, कभी कभी क्या रिस्क हो जाए, क्योंकि बिजनेस इज प्योरली रिस्क, कभी क्या मन क्या हो जाए। तो इसीलिए वो फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है, देखो आप रिस्क ऐसा वर्ड है जो आप वो ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं रिस्क बिजनेस में है ही नहीं, रिस्क तो डे टू डे बेस पे होगा, पर आपको उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, पर पूरे के पूरा रिस्क बिजनेस से निकाल सकते नहीं हो, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्क इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, कि वो रिस्क को आपको कैसे करना है, प्लानिंग के थ्रू आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। देखते हैं पहला इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का, हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। आज प्लानिंग करोगे तो आपके पास माइंड में गोल रेडी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके पास अगर सपोज की प्लानिंग प्रॉपर है, सबके पास ऑब्जेक्टिव रेडी है, सबका मेन मोटो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग द प्लान टू अचीव देम। मतलब जो भी प्लानिंग आपने किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किया है, जो भी टारगेट सेट किया है, उसको अगर आपको अचीव करना है तो आपके पास प्लानिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन मतलब कि आपको एक बेस देता है। पाथ ऑफ एक्शन का मतलब एक बेस देता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मेरे पास कुछ प्लानिंग ही नहीं होता, आज मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होता और मेरे को कोई टास्क आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और कोई मैनेजर की पोजीशन पे मैं हूं, मेरे पास ना तो कोई प्लानिंग है ना तो कुछ भी है, मुझे बोला कि भाई तू इस पे काम कर, एक्शन ले। अरे भाई कैसे एक्शन लूं, अगर एक्शन ले भी लिया तो वो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कहां ना कहां लॉस हो जाएगा, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक पाथ ऑफ एक्शन, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की तो आपके पास एक पाथ ऑफ एक्शन है कि हाँ भाई आपको थोड़ा तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये प्लानिंग की है, इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मेरे को क्या करना है, चलना है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या करना है, एक्शन लेना है। तो सेकंड हो जाएगा प्रोवाइड अ पाथ ऑफ एक्शन। Planning ensure that the goal or objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide the direction for doing the right thing at the right time with the right way. अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तो आप सभी चीजें राइट वे में कर सकते हो, राइट टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स देखो आप अगर आपको कोई टास्क दिया है, आप वो विदाउट प्लानिंग करो और विद प्लानिंग करो। विद प्लानिंग करोगे उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, बट विदाउट प्लानिंग में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई गोल सेट ही नहीं किया, कोई टारगेट ही सेट नहीं किया, कोई टेक्निक ही सेट नहीं किया और ऐसे ही काम करोगे तो ऑफकोर्स वो काम बिगड़ने वाला है। बट अगर प्लानिंग से करोगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है वो काम। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। आप ऐसे ही आज मन कर रहा है कि अकाउंट पढ़ना है तो अकाउंट पढ़ लिया, अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया ना, वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अगर आपका 90 का टारगेट है, अगर आज की डेट पे भी आपने टारगेट सेट नहीं किया कि मुझे 90 लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, जो भी है, अपने अपनी कैपेबिलिटी काबिलियत पे आपको मालूम है कि भाई मैं कितना ला सकता हूँ। बट हाँ, अंडर एस्टिमेट कभी भी खुद को नहीं करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने आप पे। तो अपना टारगेट हाई रखना है भाई, बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? कोई पैसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है तो 90 का सोचो ना, क्यों 50 का सोच रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 90 का सोचना है, 90 के हिसाब से नो डाउट प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे आपको। बट अगर जब तक आपने टारगेट सेट नहीं किया है तब तक आप मेहनत नहीं करोगे।
अगर आपने 50 का सोचोगे तो 50 के हिसाब से मेहनत करोगे, इसलिए टारगेट हमेशा 90 का सोचना है। 90 का सोचोगे तो आपको एफर्ट्स भी 90 की तरफ करनी पड़ेगी, प्लानिंग भी 90 की परसेंटेज के लिए क्या करनी पड़ेगी। तो हमेशा टारगेट आपका सेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लानिंग भी क्या होना चाहिए, सेट होनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग अगर पढ़ने गए तो आपको खुद को आइडिया नहीं रहेगा कि मैंने कितना पढ़ा है ड्यूरिंग द ईयर। मतलब लास्ट में जनवरी फरवरी आएगी तभी वापस से क्वेश्चन मार्क रहेगा माइंड पे कि भाई मैंने पढ़ा क्या पूरा साल। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर प्लानिंग से जाना है आपको। दिन में इसको इतना घंटा देना है, ओसी को इतना, एसपी को इतना, अकाउंट्स को इतना, इंग्लिश को इतना। तो प्रॉपर बाइफिकेशन करोगे तो यस यू कैन स्कोर 90। बट हाँ, मेरी चैनल से पढ़ रहे हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप 90 तो लेके आओ। यस, चलो नेक्स्ट। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? प्लानिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स द मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय बाय एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. It is a beneficial for organization. Planning leads to efficient work of the employees. नेक्स्ट, मिनिमाइज द रिस्क. अभी जैसे पढ़ा कि प्लानिंग करते क्यों है अपन, रिस्क क्या हो, फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. इधर क्लियरली बोला है आप मिनिमाइज कर सकते हो रिस्क को, पर टोटली निकाल सकते नहीं हो. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग टेक्निक. चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली. मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि बिजनेस के अंदर से आप रिस्क टोटली निकाल सकते नहीं हो. एलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, टोटली निकालना, वो पॉसिबल नहीं है. चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, but they can be anticipated and can be tackled with the preventive measurement. It minimizes the risks of the future or uncertain of the future. Fifth, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. भाई अगर आपके प्रॉपर प्लानिंग किया तो जो भी रिसोर्सेज है आपके, ह्यूमन की बात करो और नॉन ह्यूमन की बात करो, वो दोनों रिसोर्सेज क्या हो सकता है, आपके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है. Organization plan are prepared by taking into consideration the availability of the resources and proper allocation of resources for a various activity. 6, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. भाई मैंने तुमको अभी जस्ट बोला कि आज कोई मैनेजर की पोजीशन पे अगर उसको आज अपॉइंट कर रहे हो, आपका कोई पाथ ऑफ एक्शन है ही नहीं, कोई प्लानिंग है ही नहीं, तो वो एक्शन क्या लेगा, डिसीजन क्या लेगा. तो आपको अगर डिसीजन लेना है कि भाई मुझे करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग होना जरूरी है. There are various alternatives in the front of the management for achieving the goal. Planning helps the management to select the best alternative by considering all the positive और negative outcome of all the alternative. देखो आज मैनेजमेंट के पास 10 ऑप्शंस हैं, बट 10 में से अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा कैसे प्लानिंग करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव, जो टारगेट अपन क्या करके अचीव कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स मैंने तुमको जस्ट बोला कि कंट्रोलिंग कभी होगा, जब भी टारगेट होगा. कंट्रोलिंग का मतलब होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है. बट अगर स्टैंडर्ड के लिए क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए. स्टैंडर्ड का भी सोचोगे आप, प्लानिंग के स्टेट पे सोचोगे ना कि भाई हाँ भाई अभी मुझे आज ये प्लानिंग करना है. जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टैंडर्ड दिया 90% इज योर स्टैंडर्ड. एक्चुअल कितना आता है वो आप पे. समझ में, आपको टारगेट करना है कि आप क्या करो, स्टैंडर्ड को अचीव करो. स्टैंडर्ड मतलब टारगेट को क्या करो, अचीव करो. उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा. प्लानिंग सेट आउट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेज. स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट. ठीक है. एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. नेक्स्ट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी. प्लानिंग से आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर सकते हो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ. प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी. इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग अमंग द एक्टिविटी. All the activity of the business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of the planning. नेक्स्ट, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन. मैंने तुमको जस्ट बोला कि प्लानिंग एक ऐसा बेस फंक्शन है जो अदर फंक्शन है, मतलब जो रिमेनिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, वो सब फंक्शन किस पे डिपेंड हो जाएगा, प्लानिंग पे डिपेंड हो जाएगा. इसलिए बोला है कि फैसिलिटेटेड अदर मैनेजमेंट फंक्शन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग द गोल एंड गोल इज सेट एट अ प्लानिंग स्टेज. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो कौन से लेवल पे सोचते हैं, प्लानिंग के लेवल पे सोचते हैं कि भाई अपना स्टैंडर्ड क्या रखना है, अपना टारगेट कितना रखना है. और लास्ट है प्रमोट इनोवेटिव आइडिया. ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप प्लानिंग करोगे वैसे वैसे आपको आइडियाज बढ़ते जाएंगे. देखो आप अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप 10 एम्प्लॉइज को कुछ पूछ रहे हो कि आपने कोई ये टास्क है कैसे कंप्लीट करना है, 10 के अलग अलग व्यू होंगे, क्योंकि 10 की जो 10 एम्प्लॉइज रहेगी उसकी सोचने का तरीका अलग होगा,
उसकी मेंटालिटी अलग हो सकती है, उसका वो सोचेगा कि ये पॉजिटिव एंगल हो सकता है, तो दूसरे के लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। आपको पास 10 ऑप्शन है, आपको बेस्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना होगा। तो ये जो नए नए आइडिया कभी आते हैं, जब भी आप प्लानिंग क्या कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो और आप 10 जन को पूछ रहे हो तभी। अगर आप अपना ही दिमाग लगा रहे हो तो इट्स आई डोंट थिंक सो कि आप देखो, एक जन का दिमाग लगना और 10 जन का दिमाग लगना में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। यस, तो प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्ले अ वाइटल रोल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब अपनी जनरल लाइफ में भी। आज मैं बात कर रहा हूँ, आज मुझे लेक्चर्स लेना है, तो उससे पहले मैंने प्लानिंग की रहेगी, मेरे को कितने बजे लेक्चर्स लेना है, मेरे को क्या देखना है, क्या क्या पढ़ाना है, मतलब कैसे पढ़ाना है, ये सब चीजें मैंने क्या की रहेगी, प्लानिंग की रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लानिंग खाली कॉर्पोरेट के लिए सीमित नहीं है। मैं तुमको पहले भी बोला था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है कि भाई वो खाली ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक सीमित नहीं है, वो अपने पर्सनल लाइफ में भी क्या है, जरूरी है। तो प्लानिंग भी एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी क्या है, प्लानिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट, प्लानिंग प्ले वाइटल रोल इन every walk of life of the organization as well as of the individual. Future is a highly uncertain and the business environment is changing. With the help of the proper planning, the risks and uncertain can be minimized definitely. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 functions of the planning. रिपीट करेंगे, functions नहीं, important, sorry. First, helps to select the clear objective. Second, provide a path of action. Third, planning improve performance. Fourth, minimize the risk. Fifth, planning leads to optimum utilization of resources. Sixth, helps in decision making. Seventh, useful in setting the standard for controlling. 8, facilitate coordination of all the activity. 9, facilitate other management function. और 10, promote innovative ideas. ठीक है, चलो ये भी पढ़ लेते ऑर्गेनाइजिंग, और यहाँ पे वीडियो स्टॉप करेंगे। यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ के स्टॉप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग ऑलरेडी अपन ने देखा था कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा करना है एक जगह पे, इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज अ मैन, मशीन, मटीरियल एंड मेथड, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो भी रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर रहे हो उसको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, सबको अपनी अपनी जगह पे क्या कर देना है, सेट कर देना है। और क्यों भाई मजा आ रहा है उन लोग को ऐसे सेट करके? नहीं भाई, ऑर्गेनाइजिंग गोल जो सेट किया है उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, आपको ये जो रिसोर्सेज क्या करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करनी है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्कफोर्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। पहला है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशनल फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल फंक्शन का मतलब होता है डे टू डे फंक्शंस के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डे टू डे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब काम हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसकी बात नहीं हो रही है, डे टू डे जो फंक्शंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको बोलते हैं वन वर्ड में ऑपरेशन। तो जो भी डे टू डे बेस पे काम हो रहा है, किसको क्या अलोकेट करना है, क्या काम अलोकेट करना है, उसमें हेल्प आउट होती है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाइंग एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटी इज अ टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज प्रोसेसिंग, जो टास्क दे रहे हैं उसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो प्रोसेस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटी। सेकेंड, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ऑफकोर्स आप रिसोर्सेज तो इकट्ठा कर लिया, बट किसको क्या देना है, किसको कौन से रिसोर्सेज देने, वो किसके बेस पे देंगे, उसकी स्किल के बेस पे देंगे। किसके बेस पे देंगे, उसकी स्किल के बेस पे देंगे, कि उसकी स्किल किस में एक्सपर्ट है वो बंदा, कौन सा काम वो अच्छे से कर सकता है, कौन सा काम वो कम टाइम में अच्छा सा क्वालिटी वर्क निकाल के दे सकता है। आप क्या करोगे, वो काम उसको क्या करोगे, असाइन करोगे, अलोकेट करोगे। मतलब ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ द रिलेशन इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट एंड डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट जो फील्ड के लिए एक्सपर्ट होगा वो काम उसको क्या किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही होता है कि मैंने तुमको अभी जस्ट बोला कि भाई आप उसको ही काम दोगे जो बंदा वो फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। अगर कोई बंदा आईटी में एक्सपर्ट है और आप उसको अकाउंट की डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री के लिए बिठा दे रहे हो, टैली के लिए, तो वो इतना पावरफुल काम करके देगा नहीं, उतना यूज मतलब वो बोल सकते हैं ना,
क्वालिटी काम निकाल के देगा नहीं और वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और वेस्ट ऑफ टाइम उसके लिए भी होगा प्लस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होगा। तो आपको प्रॉपर डिफाइंड जॉब करना है वो कभी कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग द राइट मैन ऑन अ राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर अ वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा एक्सपर्ट होगा ये काम के लिए, कितना नॉलेजेबल है वो, कितना स्किलफुल है, उसके बेस पे आप क्या करोगे, काम अलोकेट करोगे वो बंदे को। नेक्स्ट, क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो वाला फंक्शन अपन ने 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फिल्म में भी देखा था कि आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली डिवाइड करके रखनी है। आपने खाली ऑथोरिटी दे दी तो चलेगा नहीं, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी वो तो भाई पागल हो जाएगा कि खाली मुझे काम दे रहे हैं। तो आपको प्रॉपर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी है, डिवाइड करनी है और क्लैरिफाई करना है कि भाई तेरे पास ये ऑथोरिटी है, तेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। This can be done by the delegating the authority to every manager and clarify the way he has to exercise thus power so that misuse of power does not take place. Of course आपको पहले से उसको बता के रखना है भाई तेरे पास इतने ही पावर है, तेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ज्यादा पावर दे देंगे या तो आपने पावर खाली ऐसा बोल जनरल पावर दे दिया तो पावर का मिसयूज भी कर सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड। समझ में आ रहा है ना भाई सर क्या पढ़ रहे हैं, क्या सर पका रहे हैं सुबह सुबह में, ऐसा नहीं हो रहा है ना। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में आप क्या कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि हिरेन सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए। यस, बाद में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी, आपकी ऑथोरिटी होगी। ठीक है, चलो। एस्टैब्लिश coordination. This function helps in establishing coordination among the different departments of the organization, create a clear-cut relationship among the positions and ensure mutual cooperation among individual. Of course, organization के लिए बहुत जरूरी है। अपन ने जब भी डिफरेंट बिटवीन पढ़ रहे थे तभी मैंने तुम लोग को बोला था कि टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या तो लोअर लेवल हो, तीनों को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है। पर्सनल ईगो सेट असाइड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या करना है, सोचना होगा। हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो डे टू डे वर्क हो रहे, ऑपरेशन हो रहे, काम हो रहे, उसमें क्या होगा, हेल्प होगा। अगर आपने प्रॉपर क्या किया है, प्रॉपर ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर वर्क क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। तो दिस फंक्शन डिटरमाइन द डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट, एक्टिविटी एंड द रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर। आपने प्रॉपर रोल सिलेक्ट करके रखा है, भाई ये बंदे को ये काम करना है तो वो ही देखेगा वो काम, बाकी कोई नहीं देखेगा। Yes, it is achieved through a division of work and delegation of the authorities. This is all leads to efficient and effective admission. अगर आपने प्रॉपर काम डिवाइड किया, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, अगर मैं वन लाइन में बोलने जाऊं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है, टारगेट जो सेट किया है, वो क्या होगा, अचीव होगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मैंने तुमको जस्ट बोला कि अगर आपका प्रॉपर जो टारगेट जो सेट किया है वो प्रॉपर अचीव हो रहे हैं तो ऑफकोर्स ग्रोथ तो होना ही है कंपनी का। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इज स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। आज मैं बात करूँ रिलायंस की, टाटा की, अगर बड़ी बड़ी कंपनी की बात करूँ अपने इंडिया के अंदर, कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो भी कितना स्मूथ चल रहा है। आपने कभी सुना है कि भाई ये रिलायंस के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, टाटा के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए? नहीं, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट करते, जो मैनेजमेंट होता रहेगा वो लेवल पे। आज इतना बड़ा एम्पायर चलाना इज नॉट ईजी। आपको कोई बोलेगा ना कि भाई क्लासरूम आप 2 घंटा चला के बताओ तो भी नहीं कर पाओगे आप, वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तो आप सोचो कि इतने बड़े लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ, इतने लेवल बड़े लेवल पे बिजनेस चला रहे, किसके बेस पे चला रहे, प्लानिंग है, मैनेजमेंट है वहां पे। ठीक है, तो आज कोई भी बिजनेस सक्सेस है बिकॉज ऑफ द स्मूथ फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। Clearly define the roles and responsibility, coordination among all the level of management personnel and use of the appropriate control technique bring the efficiency at a workplace and organization grows as well. This is possible only when the organization structure is well defined. आपका organization का structure अगर proper defined नहीं होगा तो आपका बिजनेस ये पोजीशन में आने का शुरू हो जाएगा। प्रॉपर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी है, प्रॉपर डिवाइड करनी है अगर आपको ग्रोथ करना है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्लैरिफाई द जॉब पोजीशंस, इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरीवन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही तो काम होता है कि आपको प्रॉपर क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके रखना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कैपेबिलिटी।
तो अगर प्रॉपर रोल डिफाइंड है, प्रॉपर पर्सन अलोकेट किए, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होने के चांसेस है। नेक्स्ट, स्कोप फॉर इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्लियर द रोल एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडिया। देखो, अगर कोई बंदे को आपने भरोसा दिखा दिया कि आप भाई तू कर सकता है, ये तेरा रोल है, तू देख, तेरे को जैसे करना है कर, बट हाँ मेरे को काम निकाल के चाहिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर काम निकाल के चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो बंदा जो अगर आपने प्रॉपर उसको रोल दे दिया है, ड्यूटीज दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, पावर दे दिया उसको, तो वो अपना दिमाग लगाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मेरे पे भरोसा है उसको, और मुझे ये काम बेस्ट करके दिखाना है, तो अपना नया दिमाग लगाना क्या करेगा, दौड़ाना शुरू कर देगा। और लास्ट है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये प्लानिंग के अंदर भी था। देखो, आप जब भी पढ़ोगे ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, एक के अंदर 10-10 पॉइंट है, मतलब 6 क्वेश्चन है, 60 पॉइंट बनते हैं, कितने बने, 60 पॉइंट्स बनते हैं। तो 60 पॉइंट्स याद करना इज, आई नो एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको यही थोड़ी पढ़ना है, बाकी पूरे चैप्टर के अंदर कितने सारे पॉइंट्स है। बच्चों की एक छोटी सी नॉर्मल जो जनरल क्वेरी आती है कि सर पॉइंट्स कैसे याद रखें, तो आपको मालूम है कि सर्टन पॉइंट्स इसके अंदर इनोवेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, सर्टन पॉइंट्स 4-5 पॉइंट सभी के अंदर सेम ही है। तो उसको क्या करो, ऊपर लिखो, जब भी आप पढ़ोगे ना तो वैसे पढ़ो, वो सीक्वेंस में पढ़ो कि ये 4 पॉइंट कॉमन है सब में, मेरे को ये तो लिखना ही है, बाकी 3-4 में क्या है अलग अलग पढ़ना है, क्योंकि 7 पॉइंट लिख के आओगे तो मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है 5 मार्क के लिए, क्योंकि आपको मीनिंग भी लिखना है, डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन भी लिखना है, उसके बाद आप 7 पॉइंट लिख रहे हो 5 मार्क के लिए, तो ग्रेट इनफ है। तो सबके जो 4-4 पॉइंट है वो सेम रहेगा, वो आप क्या करो, ऊपर पढ़ने की ट्राई करो, और आप अगर अलग से बुक बना रहे हो तो बेस्ट है, तो आपको क्या करना है, ऊपर ही लिखना है। समझ में आया? लास्ट पॉइंट, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसका क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। दिस फंक्शन प्रोवाइड अ डिफरेंट जॉब टू द डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन. This right workforce utilize the other resources at its optimum level so that desired result are achieved within the definite period. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट किसके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिपीट करेंगे, पहला है फैसिलिटेड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन वर्क, सेकंड ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, थर्ड डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, फोर्थ क्लैरिफाई द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, 7 helpful for growth and diversification, 8 create a sense of security, 9 scope for innovation और 10 help in optimum utilization of resources. देखो, अभी ये पॉइंट्स में भी सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि याद नहीं रहता है, तो कोड वर्ड बनाइए, अपना कोड वर्ड बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड वर्ड जैसे जैसे बनाओगे उतना ईजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। अदरवाइज मैंने तुम लोगों को बोला एक टेक्निक कि भाई हर एक पॉइंट के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट सेम है, उसको ऊपर पढ़ने की ट्राई करो, या तो अगर अलग से बुक बना रहे हो तो ऊपर लिख दो कि हाँ भाई 3 या 4 पॉइंट तो कॉमन है, सभी में सेम ही है, खाली तो अंदर का जो मसाला होगा वो अलग लिखना है। वो सभी बच्चों को अंदर का मसाला लिखने आता है, बट उसका पॉइंट नहीं याद रहता है। सर ये आप बताओ, आई नो कि वो पॉइंट एज ए ह्यूमन बीइंग याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, नो चॉइस। यस, और हाँ आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब आप सर्टन होता है कि भाई खाली इनोवेशन लिख के आए, स्कोप फॉर इनोवेशन की जगह से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको देखो, आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ये नहीं होता कि रट्टा ज्ञान है तो रट्टा जो बुक में लिखा है वही लिखना है आपको एज इट इज वर्ड, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट प्रॉपर लिख के आए तो ऑफकोर्स फुल मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे स्टाफिंग के साथ, और उसके अंदर भी 2 पढ़ेंगे अपन, स्टाफिंग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग है, बाद में कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ऐसे करके 2-2 सीक्वेंस में लेके आएंगे, और बाद में एक्सरसाइज पढ़ के चैप्टर को खत्म कर देंगे। जाते जाते वंस अगेन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड के लिए। आगे आगे अभी अपकमिंग वीडियो जो बनने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग की क्वेरी आ रही है, क्वेरी तो नहीं आ रही है, मतलब बच्चे लोग बोल रहे कि सर 2024 के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो यहाँ पे 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। जो एसपी का ऑलरेडी 7 चैप्टर खत्म हो चुका है, 8 चैप्टर जैसे खत्म होगा, एसपी का जो 8 चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, डिवाइड करके लाऊंगा उसको भी मैं 2-2 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसी के अंदर भी जैसे 2-3 चैप्टर खत्म हो गए उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज बच्चे लोग एक्टिव रहिए थोड़ा यूट्यूब पे, एंड यस एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मिलते जरूर
नेक्स्ट टाइम। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।